नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इस सब्जेक्ट को हम आज कंप्लीट करेंगे और इससे जो भी संभावित प्रश्न बनने वाले हैं हम कोशिश करेंगे जो लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछे वो आपका लगभग इसी वीडियो से आपका मिल जाए और अति लघु यानी और ऑब्जेक्टिव भी। तो मोटा मोटा हमारा उद्देश्य है कि जो लघु वाला क्वेश्चन वो ज़्यादा मिले और कुछ क्वेश्चन आपका लघु भी मिल जाए, अति लघु भी मिल जाए और बहुविकल्पी भी मिल जाए। ठीक है, ताकि यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो लोग केवल पास होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? पास होना चाहते हैं, तो वो केवल पास हो सकते हैं, वही लोग केवल देखें। ठीक है, जिनको केवल पास होना हो। बाकी जिनको टॉप करना हो वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल ये सच बात है कि इससे आप टॉप नहीं कर सकते इस एक वीडियो से। हाँ, ये सच है कि आप पास हो सकते हैं अगर ईमानदारी से 2-3 बार इस नोट्स को पढ़ेंगे और यह नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। ठीक, और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पूरा इसको पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा सा तेज़ी से भले ही हम चलेंगे क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन है ना। चलिए, तो पहला आपका हो जाता है सार्वभौमिकरण। अब देखिए सार्वभौमिकरण क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब समझिए। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है सभी के लिए। क्या होता है? यानी कोई भी चीज़ सभी के लिए हो। तो क्या चीज़ होती है? शिक्षा। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा सभी के लिए है। यानी कहने का मतलब बिना कोई भेदभाव किए सबको शिक्षा प्रदान करना ही सार्वभौमिकरण कहलाता है। आ रही बात समझ ना, यानी कि सबको शिक्षा प्रदान करना, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का जो है यह भी कहता है कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। ठीक, तो ये इसमें जो है वर्णित किया गया है। अच्छा, यह कब से वर्णित किया गया है? यह आपका जो है जब RTI आया था, RTI राइट टू एजुकेशन 2009, यह आपका कब पूरा लागू हो गया? यह आपका लागू हो गया था 1 अप्रैल जो है 2010 को। कब हुआ था? 2010 को। ठीक, चलिए ये सब भी याद करते रहिएगा, अभी हम इसको बताएंगे। ठीक, आगे ये सब लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया 21 का में क्या कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। यह आपके कुछ 4 से 5 कुछ अनुच्छेद हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव चाहे अति लघु, यह आपका ऐसा कुछ मुख्य पॉइंट है जो आपका कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछेगा। इसके बाद कहा गया कि 28 राज्य द्वारा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी कोई भी जो विद्यालय होगा उसमें कोई भी किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कोई रामायण की किताब चले तो किसी महाभारत की किताब चले तो किसी में जो है कोई भी ऐसी धार्मिक जो है, या कोई भी मुस्लिम कॉलेज है या मुस्लिम विद्यालय है तो उसमें कोई कुरान की किताब चला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे वो अपने संस्कृति के आधार पे हो, चाहे किसी भी अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको उसी प्रकार बने रहना। ऐसा नहीं है कि उनको जो उनका उन्मूलन कर देना है, नहीं, उनको वो जैसे रहते हैं उनको ऐसे ही छेड़छाड़ नहीं करना, उसको ऐसे ही रह देना है। ठीक, उनका संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 29। इसके बाद आपका आ जाता है धारा 45 आपकी आ जाती है, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान करता है। यह आपका किस में लिखा गया है? यह आपका मूल कर्तव्य में लिखा गया है। ठीक, लेकिन यही जब संशोधित होकर आता है तब ही आपका मौलिक अधिकार बन जाता है, तब यह जो है अनुच्छेद 21 का में आपका आ जाता है। किस में आता है? 21 का में, जो कि अभी हमने बताया था आपको। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट पॉइंट है, माता पिता शिक्षा देने के लिए बाध्य होंगे। यह किस अनुच्छेद में है? यह आपका 51 का में वर्णित किया गया है। ठीक, तो यह जो अनुच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण 4-5 अनुच्छेद, तो इसको आप लोग जो है जरूर याद किए रहिएगा। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है
अब RTE क्या होता है? RTE 2009। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। ये कब आया था? 2009 में यह मतलब यह अधिनियम बना और यह आपका जो है पारित हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई कि सभी बालकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह तो आपका कहा गया है, और यही आगे चलकर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया, जो कि हमने अभी पहले ही बताया था। और यह अधिकार जो है यह नियम 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। ठीक, इतनी बातें याद हैं। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद आपका आता है मिशनरी स्कूल। क्या आपका आता है? मिशनरी स्कूल। अब देखिए मिशनरी स्कूल का क्या है। अब जैसे स्कूल बना तो उसमें क्या होगा? शिक्षा देने के लिए, तो उसमें कुछ शैक्षिक प्रयास किए जाएंगे। जैसे उसमें शिक्षा कैसे अच्छा किया जाए, तो कैसे अच्छा किया जाए? ईसाई मिशनरियों ने मद्रास, बम्बई तथा बंगाल में विद्यालय खोले थे। जो ईसाई मिशनरी थे वे क्या किए थे? मद्रास में, बम्बई में तथा बंगाल में, यहाँ पे इन्हों लोगों ने अपना क्या किया था? विद्यालय खोला था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है यूरोपीय अनाथ बच्चों के लिए फ्री स्कूल खोले गए थे। ठीक, इसके बाद कुछ यहाँ पे स्कूल जो खोले गए इनका जो स्थापना याद कर लेना। जैसे कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किया गया, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब किया गया? 1791 में किया गया था, जो कि जोनाथन डंकन के द्वारा खोला गया था। ठीक, यह जरूर याद कर लेना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी, जो कि बेलेजली के द्वारा खोला गया था। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला पॉइंट है हमारा चार्ल्स ग्रांट को भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है? भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आपका 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें कहा गया कि भारतीय साहित्य के उन्नत के लिए 1 लाख रुपए धन की, यानी कि धन व्यय किया जाएगा या धन खर्च किया जाएगा। ठीक, तो जब धन खर्च किया जाएगा तो लेकिन यह नहीं बताया गया कि कितना धन भारतीय विचारकों के परिप्रेक्ष्य में खर्च किया जाएगा और कुछ विदेशी जो थे उनके परिप्रेक्ष्य से खर्च किया जाएगा। तो यही आपका विवाद आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाद आपका चलता है। तो इसमें 2 विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। पहला आपका विचारधारा होती हैं जो प्राच्यवादी विचारधारा होती हैं, और दूसरा आपका पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं। अच्छा, अब प्राच्यवादी जो विचारधारा के जो लोग होते हैं वे आपके भारतीय लोग होते हैं, और पाश्चात्यवादी विचारधारा के लोग विदेशी होते हैं, यानी कि ब्रिटेन वाले होते हैं। तो देखिए पहले इसका कहानी थोड़ा समझ लीजिएगा, इसके बाद तब ये चीज़ इतना रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। वैसे ही देखिए, जब विदेशी लोग ब्रिटेन वाले जब भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए थे, तो उन लोगों की भाषा इंग्लिश थी और हम लोगों की भाषा हिंदी थी। तो व्यापार कैसे कर पाएंगे जब वो हमारी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे और हम उनकी भाषा नहीं समझ पाएंगे? तब वो क्या किए, धीरे धीरे अब ट्रांसलेटर तो कितना होगा, हर जगह तो ट्रांसलेटर का यूज कर ही नहीं सकते, कितना ट्रांसलेटर लाएंगे। तो उनका ये फैसला था कि विद्यालय जो है यहाँ पे भारत में जो है भारतीयों के लिए विद्यालय खोले जाएं, इनका शिक्षा पे क्या किया जाए? बढ़ावा दिया जाए। जब शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाएगा धीरे धीरे उनको इंग्लिश सिखा देंगे हम लोग। जब इंग्लिश सिखा देंगे इसके बाद तो हमारा व्यापार जो आसान हो जाएगा। तो बस इसी के चक्कर में वो क्या किए, वो विद्यालय खोलना स्टार्ट किए, जो कि हमने अभी आपको बताया कि 3-4 विद्यालय जो खोले थे। जैसे जोनाथन डंकन के द्वारा विद्यालय खोला गया, बेलेजली के द्वारा जो है विद्यालय खोला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या हुआ, तब यहाँ पे यही विवाद हुआ कि शिक्षा पर कैसे पैसा खर्च किया जाए। तो भारतीय लोग सोच रहे थे कि हमारे ऊपर ज़्यादा खर्च हो, विदेशी सोच रहे थे इंग्लिश शिक्षा पर ज़्यादा खर्च हो, और भारतीय सोच रहे थे कि हम लोगों की जो संस्कृत है, हिंदी है, इन सब पर ज़्यादा जो है फोकस किया जाए।
अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है। क्योंकि चार्टर एक्ट जब वहाँ से आता है ब्रिटेन से, तो कितने वर्ष बाद आता है, वो आपका 20 वर्ष आता है। कोई भी चीज़ अगर संशोधन होना हो तो कितने साल बाद होगा, 20 वर्ष बाद होगा। तब तक लोग 20 वर्ष तक क्या करते थे, वेट करते थे। तो होता क्या है कि 20 साल बाद जब भारतीय शिक्षा की प्रगति के लिए फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया या आज्ञा पत्र जारी किए गए, जिसमें निम्न बातें उल्लेख किया गया। अब शिक्षा के सुधार के लिए क्या क्या बातें किया गया, उसने कहा कि 1 लाख की बजाय हम 10 लाख शिक्षा पर खर्च करेंगे। तब तो सब लोग खुश हो गए, हाँ ये तो बढ़िया बात है, भारतीय लोग खुश हो गए। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि किसी को शिक्षा पाने के लिए रोका नहीं जाएगा, यानी कि सब लोग शिक्षा जो है ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि लॉर्ड मैकाले को प्रथम कानूनी सदस्य बना दिया गया। अब यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, जब लॉर्ड मैकाले जो है कानूनी जब सदस्य बन जाता है, तब जब लॉर्ड मैकाले जब कानूनी सदस्य बन जाता है तो दिक्कत यह आती है कि इसके हाथ में शासनकाल आ जाता है। तो जब शासनकाल जब आ जाता है तो देखिए इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, फिर इन्होंने अपना शिक्षा नीति दिया। तो लॉर्ड मैकाले ने विदेशी शिक्षा नीति या भारतीयों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि अब उसके हाथ में बागडोर आ गई थी, तो उसने क्या किया, भारतीयों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी साहित्य को बल दिया, ना कि भारतीय साहित्य को। जो लॉर्ड मैकाले है वह केवल अंग्रेजी साहित्य वालों को ही जोड़ दिया, यानी कि वह चाह रहा था कि इन लोगों को, भारतीय लोगों को अंग्रेजी सिखा दिया जाए जल्दी से जल्दी, और हमारा जो है वर्चस्व और बढ़ेगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, लेकिन वही भारतीय लोग यह नहीं चाहते थे। भारतीय लोग चाहते थे कि हमारा भारतीय साहित्य जो है वही हम सीखें। इसके बाद फिर लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा कि भारतीय विद्वान वही कहे जाएंगे जो अंग्रेजी के जैसे जॉन लॉक, मिल्टन आदि की कविताएं से परिचित थे। ऐसा नहीं कि आप भारतीय साहित्य के कोई कविता से आप परिचित हैं तो आप जो है विद्वान माने जाएंगे, नहीं, आप विद्वान तब माने जाएंगे जब आप अंग्रेजी शिक्षा के, जब आप कविता के बारे में जानेंगे तब, ठीक। इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट फिर निकल के आता है कि भारतीय भाषा को अपमानित करते हुए कहा कि भारतीय भाषा एक गंवारू भाषा है। कैसी भाषा है, एक गंवारू भाषा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य, संस्कृत व अरबी जो समस्त जो सभी पुस्तकें जो भारतीय की हैं पूरे देश के मिला दिया जाए, वह एक यूरोपीय अलमारी के बराबर है। यानी कि जो अलमारी में जितनी पुस्तकें यूरोप में हैं, केवल एक अलमारी में उतने पूरे भारत में मिला दिया तभी उनकी तुलना नहीं कर पाएगा भारत। यह जो है लॉर्ड मैकाले ने इस प्रकार कह रहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ आपका हेल्प ज़रूर हो पा रहा है, अगर आपका लग रहा है कि हाँ हमारा रिवीजन पूरा हो जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और पसंद और आए तो और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका अगला आता है निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि मैकाले ने यह लेके आता है यह नीति। मैकाले चाहता था कि सभी को शिक्षा ना दिया जाए, यानी कि सभी लोगों को शिक्षा ना दिया जाए, बल्कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दिया जाए, ताकि फिर उनसे छन कर सामान्य लोगों तक शिक्षा पहुंच जाए। क्या, यानी कि वह सोचता था कि जो अमीर वर्ग है, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको केवल शिक्षा दे दिया जाए, बाकी और सामान्य लोगों से शिक्षा से क्या मतलब, हमें जो काम जिससे लेना है वो अमीर वर्ग ही आएंगे, निम्न वर्ग के लोग तो आ ही नहीं पाएंगे। तो हमें केवल उतने लोगों को शिक्षित कर दिए, उतने लोगों को शिक्षित हम कर दें जिससे हमारा काम व्यापार अच्छे से चलता रहे और शासन प्रणाली हम अच्छे से करते रहें, बस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसी का लोग विरोध करने लगे, भारतीय लोग। तो होता क्या है, इसके बाद जब विरोध करने लगे तो ब्रिटेन से वहाँ से ऑकलैंड आया इस जांच करने के लिए कि यहाँ पे भारतीय की शिक्षा नीति कैसे चल रही है, कैसे क्या चल रहा है। तो जब ऑकलैंड यहाँ पे आता है 1838 में, हालांकि कहीं कहीं पे आपका 1839
दे देता है, यानी कि जब घोषणा पत्र यह जारी करेगा तभी आपका 1839 हो जाएगा, लेकिन वह जब आएगा तब आपका 1838 में आएगा और यह अपना 1839 में जांच करने के बाद घोषणा पत्र जारी करता है, तो यह उसमें जो है कुछ सुधार करता है। ठीक, बस केवल लेकिन इसमें यही इतना ही महत्वपूर्ण है कि वह घोषणा पत्र अपना आकलन कब जारी करता है। ठीक, तो कब जारी करता है? 1839 में। ठीक, इसके बाद आपका आता है उड का घोषणा पत्र। किसका घोषणा पत्र? उड का घोषणा पत्र। चलिए, तो उड का घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको हम देख लेते हैं। तो उड का घोषणा पत्र यह आपका 1854 में आया था, जो कि कुछ विद्वानों ने इस घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। कौन सी संज्ञा दी है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी कि शिक्षा का अधिकार पत्र। उसमें उड ने ये कहा कि अंग्रेजी व देसी शिक्षा यानी भाषा को दोनों में शिक्षा दिया जाए, यानी कि यह भारतीय शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा दोनों को यह जो क्या किए, सपोर्ट किए। तो यहाँ के भारतीय लोग खुश हो गए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट ये कहते हैं कि इसमें भारतीय साहित्य और संस्कृत को भी महत्व दिया जाएगा। ये तो और अच्छी बात इन्होंने कहा। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया, प्रोत्साहन किया कि स्त्री को भी शिक्षित किया जाए। तथा इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसने छनाई सिद्धांत को हटा दिया तथा सभी वर्गों को शिक्षा देने की बात किया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक तो अच्छी बात इन्होंने कहा चार्ल्स उड ने। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद आपका आ जाता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आता है आपका? हंटर कमीशन आपका आता है 1882 में। कब आता है? 1882 में। इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए, इसके बाद आपका आ जाता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? यह आपका आया था 1902 में, लेकिन यह पास आपका हुआ था 1904 में। इसमें कहा क्या गया है? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग आया था, इसमें जो शिक्षा को सुधार इसमें किए गए थे। तो कौन कौन से क्लास के लिए किए गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया गया था, माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया गया था और उच्च शिक्षा में भी सुधार किया गया था। ठीक, इसके बाद आपका भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग आता है, जो कि आता है आपका 1964 से 66 में। यह आपका प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आता है। ठीक है, इस आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का सिफारिश किया। इन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जब गुणवत्ता आएगी तो उसमें जो है क्या होगा, बढ़िया बात होगी। तो उन्होंने क्या किया कि स्त्री शिक्षा पर बल दिया। प्राथमिक शिक्षा जो होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए, उन्होंने मातृभाषा पे जोर दिया। इसके बाद तीसरा बात उन्होंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वह बिल्कुल सरल बनाना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए। फिर चौथी बात कहा कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यावसायिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? व्यावसायिक होनी चाहिए। तथा शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि स्कूल प्रॉपर होने चाहिए, टीचर प्रॉपर होने चाहिए, तभी तो शिक्षा अच्छे से जो है लोगों तक पहुंच पाएगी। इन्होंने इन सब पॉइंटों पर बात किया। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या आता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और यह कब आता है? यह आपका 1986 में आता है। यह शिक्षा नीति शिक्षा को सुधार के लिए लाई गई। किसके लिए लाई गई थी? सुधार के लिए। ठीक, तो कौन कौन से इसमें सुधार किए गए थे? इसमें कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है? देखिए, पहला पॉइंट है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसमें सबको समानता का अधिकार दिया। समानता का अधिकार मतलब शिक्षा सभी लोग ग्रहण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका पाठ्यक्रम जो है 10+2+3 के आधार पर होगा। इसमें ये बात किया गया। तथा SC और ST को विशेष क्या किया दिया गया? विशेष छूट या विशेष व्यवस्था किया गया। ठीक, तथा विकलांग व्यक्ति जो है उनके लिए भी शिक्षा पर जोर दिया गया। तथा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया और काम किया गया। ठीक, तो इन सब 5 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आप राष्ट्रीय शिक्षा में जो सुधार किए गए उसको आप लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। उनके महत्व क्या क्या ये भी आप
लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका 1986 से 87 में आपका OBB आया। क्या था? OBB। अब आप सोचेंगे OBB क्या है, तो OBB का मतलब ये होता है, अगर इसका फुल फॉर्म पर जाएं हम, तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यह एक योजना है। ठीक, यह आपका 1987 में आपका आते हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है संशोधित शिक्षा नीति। संशोधित शिक्षा नीति आपकी कब आई थी? 1992 से 93 में आई थी। और यह कौन लाया था? प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में आया था, जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों के पाठ्यक्रम पर इसमें बल दिया गया। सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया? बच्चों के पाठ्यक्रम पर। तथा यह कहा गया कि शिक्षा बिना बोझ के। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यही है कि अगर पूछ लेगा कि शिक्षा बिना बोझ के यह किसने कहा है, तो आप लगाएंगे तुरंत प्रोफेसर यशपाल। यही कहते हैं कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए, यानी कि यह जो है शिक्षा जो बच्चों के ऊपर बोझ का काम नहीं करना चाहिए। जैसे आपका बोझ दो प्रकार का हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए एक भौतिक बोझ हो जाता है, एक आपका मानसिक बोझ। अब भौतिक बोझ का मतलब जैसे मान लीजिए बहुत किताबें हो गई, बैग वजन हो गया, तो बच्चे उसी से परेशान रहेगा तो पढ़ेगा क्या? वो तो जैसे संकुचित उसका माइंड हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप बहुत प्रेशर देके बहुत होमवर्क देंगे, अभी वो छोटा सा बच्चा है कक्षा 1-2 में पढ़ने वाला, उसके आप प्रेशर देंगे कि नहीं होमवर्क करके आना, नहीं तो बहुत मारेंगे, तो ये सब जो होता है बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो है उतने ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए पढ़ने के लिए शुरू में। ठीक, इस चीज़ की बात जो है प्रोफेसर यशपाल जी कहते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा ऐसा बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि शिक्षा एक क्या है, एक बोझ है। ठीक, वह खेलते खाते कूदते यानी एंजॉय करते करते जो सीख पाते हैं वो सीखें। इसीलिए हमेशा बच्चों को खेल भी से सिखाने की बात कही जाती है, कोई भी चीज़, ताकि उनको ये पता ना लगे कि हाँ हम सीखने आए, बल्कि उन्हें ये पता लगे कि हम खेलने आए हैं, और खेल खेल में उनको ज्ञान भी हो जाता है। ठीक, यह आपका कब आया था? यह 15 जुलाई 1993 में आया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है ANCF 2005। ANCF 2005 आपका आया था। तो इसके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें बात क्या है कि ANCF के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए थे। अब 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से आपके दिए गए थे, इसको देख लीजिए। यह आपका पूछ लेता है कई बार। पहला कहा गया, पहली बात तो ज्ञान को स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ा गया। अब देखिए स्कूली बाहरी जीवन का मतलब यह नहीं कि केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाए बच्चों को, नहीं, उनको व्यावहारिक उदाहरण दे के, जैसे जो अपने अगल बगल जैसे कोई भी चीज़ पशु पक्षी के बारे में बताना है, तो वह पहले अपने आरी बगल के जो है यानी बच्चा जो देखा हो जो जीव जंतु, पहले उसके बारे में बताएं, फिर उससे रिलेटेड तब जो है उस पशु पक्षी के बारे में बताएं। ठीक है, ताकि बच्चा उस पशु पक्षी को समझ सके, अच्छा हाँ इन्हीं की बात हो रही है। इसके बाद पढ़ाई में रटंत प्रणाली से मुक्त कराना चाहिए, यानी कि जो विद्या जो रटंत होती है, यानी कि जो केवल रटा जाता है, उससे नहीं मुक्त कराना चाहिए, बल्कि बच्चों को अच्छे से खेल से उसको कॉन्सेप्ट को, उसको तरीके को समझाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पाठ्य चर्चा बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्र का मतलब ये है कि बच्चा अगर उसका मन कर रहा है आज हिंदी पढ़ने का, तो हिंदी ही पढ़ाए। ऐसा नहीं है कि टीचर के आधार पर जो टीचर चाहे वही बच्चों को पढ़ाया जाए, नहीं, बालक के आधार पर पढ़ाना चाहिए। ये जो है ANCF में कहा गया। इसके बाद परीक्षा लचीलापन होना चाहिए। परीक्षा लचीलापन का मतलब ये है कि जैसे परीक्षा जो है हर साल नहीं लेना चाहिए, बल्कि हर दूसरे तीसरे महीने पर लेना चाहिए, ताकि बच्चों को वो बर्डन ना पड़ सके किसी प्रकार का। ठीक है, वो ऐसा ना सोचे कि हमें पूरा किताब याद करना है, फिर इसके बाद लास्ट में पेपर देना है, फिर फेल हो जाएंगे तो फिर उसी क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर दूसरे महीने जो है परीक्षा लेना चाहिए। ठीक, हर दूसरे तीसरे इस प्रकार करके। इसके बाद 5वां पॉइंट है राष्ट्र के प्रति आस्थावान बालक को तैयार करना। यानी कि आस्थावान का मतलब है कि बालक को यह बताना चाहिए कि भारत देश के बारे में, और उसके जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे लिए वह सम्माननीय है।
इन सब नैतिक गुणों के बारे में, आस्थावान गुणों के बारे में बताना चाहिए। हमारा देश का झंडा तिरंगा है, ठीक, इनके बारे में बताना चाहिए। और यह किन अनुपात में बना है, जैसे 3:2 के अनुपात में बना है, यह सब बताना चाहिए। झंडा जो 3 रंगों से बना है, यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उन सब के बारे में भी बताना चाहिए, तथा यह राष्ट्रभक्ति में जो है उनको जो है प्रेरित करना चाहिए कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, ठीक। ये सब चीज़ें उनको जो है सिखाना चाहिए। इसके बाद आपका आता है एनसीएफ 2009। एनसीएफ जब 2009 आता है आपका, इसमें क्या कहा कि ये भी शिक्षा के सुधार से संबंधित आया था। इसमें कहा गया कि शिक्षक ही जिम्मेदार होंगे यदि बच्चे को पढ़ने नहीं आ रहा तो। इसमें यह कह दिया गया कि अगर बच्चा कोई पढ़ नहीं पा रहा तो इसका जिम्मेदार बच्चा नहीं बल्कि वह शिक्षक होगा जो उसको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाया होता तो बच्चे को ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं आता, बच्चे को आता है, लेकिन उसकी जो है जिम्मेदारी किस पे जो है डाल दी गई? अध्यापक पर। तो इसमें कहा गया कि जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहिए शिक्षक को, तथा वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे कोई भी समस्या आ जाए बालक के प्रति तो बालक उससे कैसे निपटेगा, इस सब चीज़ों के बारे में तर्क क्षमता भी बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। इसके बाद भाषा की गहरी समझ जो है विकसित करनी चाहिए टीचर को बच्चों के लिए। इसके बाद जो ज्ञान जो देंगे जो टीचर, जो अध्यापक, वह उनका ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यावहारिक होना चाहिए, ना कि किताबी ज्ञान होना चाहिए। किताबी ज्ञान तो हर कोई देता है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान समझा के बच्चों से जो बच्चों के रुचिकर हो वो चीज़ें देना चाहिए, ठीक है। तो यह आपका 4 पॉइंट आपका बन जाता है, ठीक है। आप ये 2 लाइन लिखेंगे, यह 4 पॉइंट आप क्रम से लाइन से लिखेंगे तो आपका 5-6 लाइन आपका आराम से आपका हो जाएगा, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगला। अब अगला आपका है OBB, जो हम पहले ही आपको बता दें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यह योजना कब आई थी? 1986 से 87 के बीच आई थी। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए न्यूनतम व्यवस्था करना, जिससे बच्चे पढ़ सके। जैसे उनमें कौन कौन सी व्यवस्था करना है? जैसे कम से कम 2 कमरा होना चाहिए, चाक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए आदि। इन सब की न्यूनतम व्यवस्थाएं ज़रूर होनी चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ सकेगा। अब पता लगे टीचर ही ना रहे, ब्लैक बोर्ड ही ना रहे, तो क्या बच्चा कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। ब्लैक बोर्ड रहेगा तभी तो अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कही गई। इसके बाद जितनी भी योजनाएं जो चलाई गई उसको हम एक एक करके क्रम से देख लेते हैं। जैसे आपका योजनाएं थी, पहली योजना कौन सी थी? जो पीमोस्ट योजना। एक योजना कौन सी थी? पीमोस्ट योजना। अब देखिए जो पीमोस्ट योजना है, यह शिक्षक को शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम लाया गया था, जिससे कि बच्चों को कैसे शिक्षा दें, ठीक। इसमें यह कहा गया था कि बच्चों को कैसे शिक्षा दें, पहले शिक्षक को शिक्षित कर दिया जाए, इस चीज़ पर बात की गई थी, ठीक। यह योजना पीमोस्ट योजना के नाम से जानी गई। इसके बाद आपका एक योजना होता है SOPT योजना। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी टीचर। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 4 लाख शिक्षकों को शिक्षित करना। क्या था? इसका भी उद्देश्य था कि शिक्षकों को शिक्षित करना, ठीक। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें न्यूनतम अच्छा, एक चीज़ आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो न्यूनतम अधिगम स्तर से आपका ये मतलब होता है कि न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, अधिगम का मतलब सीखना, और स्तर का मतलब होता है कक्षा। अब इसको पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसके बाद तब आप लिख पाएंगे, ऐसे नहीं आप समझ पाएंगे, ठीक है। पहले आप सुनिए अच्छे से। देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब ये है कि आपको, अगर आप कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको 1 से लेके 5 तक आपको पढ़ना आना चाहिए, 1 से 100 तक गिनती आनी चाहिए, छोटा बड़ा आना चाहिए, ABCD आनी चाहिए। इतना कम से कम आपको इतना ज्ञान आना चाहिए, ठीक। और आपका जो स्तर है, कहने का मतलब अगर आप कक्षा तीसरी में जा रहे हैं
तो आपको उससे ज़्यादा थोड़ी आना चाहिए। कक्षा चौथी में जा रहे हैं तो आपको उससे थोड़ी ज़्यादा और आना चाहिए, और कक्षा 5 में जा रहे हैं तो आपको गिनती पहाड़ा आपका 20 तक, गिनती आपका 100 तक, और यानी कि जितने भी मूल चीज़ें हैं, जैसे चाहे वो कविता हो गई, चाहे वो जो है आपका जनवरी फरवरी हो गया, संडे मंडे हो गया, ये सब आपको बिल्कुल भर्राटा पूरा अच्छे से आना चाहिए। पशु पक्षियों के नाम आना चाहिए। ये आपका एक स्तर होता है कि अच्छा कक्षा 5 का बच्चा है तो इसको कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ स्तर जो बताता है कि बच्चों को कितना आना चाहिए। ये है आपका न्यूनतम अधिगम स्तर, यानी कि बच्चों को कम से कम कितना आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है पॉइंट अपव्यय और एक है अवरोधन। ये 2 पॉइंट है, देखिए इसको समझिएगा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पूर्व किसी भी स्तर पर बच्चों की वापसी को अपव्यय कहते हैं। जैसे बच्चा गया विद्यालय में पढ़ने, वह किसी भी समस्या से या उसका मन नहीं लग रहा है तो वह 2 साल पढ़ के कक्षा 1-2 पढ़ के इसके कक्षा 3 में छोड़ दिया बीच में, तो वह जो कक्षा 1-2 तक जो उसके ऊपर जो व्यय किया गया था टीचर का जो एफर्ट, वो क्या हो जाएगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अर्थात शिक्षा को बीच में ही बालक क्या करता है, छोड़ देता है। इसमें यह बात किया गया है। ठीक, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके सुधार करने के लिए कई सारे नियम चलाए गए, जैसे आपके मिड डे मील योजना चलाई गई, ड्रेस योजना चलाई गई थी, स्कॉलरशिप योजना चलाई गई थी, बहुत सी, ताकि बच्चे को प्रलोभन दिया गया ताकि वो जो है विद्यालय में रुक सके, ठहर सके। ठीक, इसके बाद अवरोधन क्या होता है? 1 वर्ष से अधिक की अवधि तक एक ही क्लास में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो यह आपका क्या कहलाता है, अवरोधन कहलाता है। जबकि कक्षा 3 का बच्चा केवल 1 साल 3 में पढ़ना चाहिए ना। अगर वो 3 में बार बार फेल हो जा रहा है, 3-4 बार अगर 3 में ही पढ़ेगा तो वह कितना हो जाएगा, उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन वह क्या हो जाएगा, वह स्तर जो है क्रॉस नहीं कर पाएगा, यानी कक्षा में उसकी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। तो इनमें सुधार करने के लिए हार्टांग समिति आई। क्या आई थी? हार्टांग समिति आई। ठीक, इस पर हार्टांग समिति आई तो इस पर जो बात किया गया कि कैसे इस पर सुधार किया जाए। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है BEP। अब BEP क्या होता है? BEP आपका होता है बेसिक शिक्षा परियोजना, यानी कि बेसिक एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें कहा गया कि केवल बच्चों का नामांकन, विद्यालय सुलभ कराना बच्चों के लिए, तथा सतत शिक्षा यानी कि शिक्षा बराबर चलती रहे। यह चीज़ें BEP में, यह 3-4 चीज़ें यह बात की गई कि बच्चों का नामांकन कराना, यानी कि बच्चे जो है आए अपना नाम अंकित कराएं और विद्यालय में ठहरें और पढ़ें। उनके लिए एक विद्यालय जो है नज़दीक, गांव के नज़दीक ही जो है उपलब्ध कराना, तथा उसमें सतत शिक्षा चलती रहे। इन सब चीज़ों पे BEP में बात किया गया। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है, अगला आपका आता है DPEP। क्या आता है? DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी या प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक, तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को विद्यालय में क्या करना, ठहराव करना, या किसी प्रकार हम रोक सकें। अगर बच्चा आ गया है विद्यालय में तो उनको हम रोकने का प्रयास करें। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार पर भी बल दिया गया। उसमें जैसे कोई भी चीज़ बच्चों को जो रटन पढ़ाई थी विद्या, उसको ख़त्म करके जो है खेल विधि से बच्चों को सिखाया गया ताकि वो बच्चे रुचि लें और बच्चे जो उसमें रुकें। और सतुआ की व्यवस्था किया गया ताकि अगर मीठा मीठा सतुआ दिया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में रुकेंगे सतुआ की लालच से। इसीलिए जो है मिड डे मील योजना लाया गया ताकि जो है बच्चों को मध्याह्न में भोजन मिलेगा, तभी बच्चे उस लालच से रुकेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों को रोकने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इन सब सारी चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। ठीक, ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है जो आप चाहे जिसमें आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है, आपका अगला आ जाता है संपूर्ण साक्षरता अभियान। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान कब लागू हुआ था? यह आपका 1988 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1988 में। इसमें कहा गया था कि 75% तक 2007 तक
साक्षर करना, यानी जो 75% जो जनसंख्या है वह लगभग 2007 तक 75% क्या हो जाएगी, साक्षर हो जाएगी। और बाकी सब वही चीज़ें, मतलब कहा गया कि 75% जो है लोग शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षा को और आसान बना दिया जाएगा, शिक्षा जो है विद्यालय लोगों को जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा, आसानी से शिक्षा ले सकेंगे। यही सब चीज़ें, सभी पॉइंट सब में किया गया, क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। तो शिक्षा केवल यही प्रयास किया जा रहा है कि कैसे कैसे सबको शिक्षा दिया जाए। अगर केवल आप मोटी मोटा अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रश्न का अगर जो है उत्तर आप देने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। ठीक, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें हूबहू जो पॉइंट लिखा गया आप वही लिखें, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ इससे रिलेटेड लेकिन होना चाहिए। ठीक, इसीलिए आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा कर आप एग्ज़ाम देंगे आराम से, तो आपका जो बैक नहीं लगेगा। ठीक, चलिए, चाहे वो कुछ भी पूछे तो क्या, आप यही सब आपको लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आपका पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब आया था। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 और 2002 में आया था। कब आया था, 2001 और 2002 में आपका आया था। ठीक, इसके बाद आपका अगला पॉइंट है NPGEL। इसका फुल फॉर्म कई बार आपका पूछ लेता है कि प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। इसके बाद आपका अगला पॉइंट बनता है स्कूल चलो अभियान। यह कब आया था, यह आपका जो है सन 2001 में आया था। कब आया था, सन 2001 में। कहीं कहीं पे आपका 2000 भी मिलेगा और कहीं कहीं पे आपका 2001 भी मिलेगा, 2001 से 2002 मिलेगा। ठीक, तो आप 2001 या 2002 आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, इसके बाद आपका अगला आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब लाया गया था, यह आपका लाया गया था 2004 में। अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो था यह आपका लाया गया था ताकि जो निम्न कुल की जो यानी कि जो SC क्लास की जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट की जो लोग हैं, उन यानी कि बालिकाएं जो होती हैं उनको शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लाया गया था। इन विद्यालय में जो है बच्चियों को जो है जैसे हॉस्टल नहीं होता है, आप देखेंगे अगर आपका ब्लॉक होगा तो वहाँ पे कहीं ज़रूर ये खोला गया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक में ये खोला गया था। इसमें क्या किया था, बच्चों को वहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था किया गया, आवासीय योजना या समझ लीजिए एक प्रकार से है। ठीक है, तो उसमें बच्चों को रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया, भोजन की व्यवस्था किया गया तथा उसमें रहने खाने सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा। बच्चों को वहाँ पे घर नहीं जाना है। और कौन से बच्चे, केवल इसमें बालिका के बालिका। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है दिया गया बालिका विद्यालय। ठीक, ऐसा नहीं कि इसमें केवल बालक पढ़ेगा। ठीक, और यह बालिका विद्यालय कैसे कै तक था, यह आपका 6 से लेके 8 तक का बालक मतलब बालिकाएँ इसमें थी, माध्यमिक बालिका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाता है ECCE। अब इसका फुल फॉर्म कई बार आपका पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अब इसका तात्पर्य क्या है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन से क्या तात्पर्य, अगर पूछ लेगा तो आप क्या लिखेंगे। देखिए, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का मतलब होता है कि जो बच्चा जैसे जो बच्चा कक्षा 1 में नहीं पढ़ता, उसके पहले की जो कक्षा, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं छोटी गोल बड़ी गोल, या LKG UKG की जो कक्षाएं जो होती हैं वह आपका अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें केवल इसका ये उद्देश्य होता है कि बच्चों को जो है उसमें उनके पोषण की बात किया जाता है, कैसे जो है कपड़ा पहनना है, कैसे जो है किताब को सुरक्षित रखना है, ये सब चीज़ें मतलब बताया जाता है। उनको पढ़ना नहीं सिखाया जाता है, केवल हल्का फुल्का केवल जैसे पाई खींचना या का बनाना, ये सब केवल सिखाया जाता है। ठीक, और उनका पोषण किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। इन सब चीज़ों का जो है आप देखोगे कि आंगनबाड़ी में जो होती है उनके लिए एक अलग जो टीचर की व्यवस्था की गई रहती है, ताकि वो बच्चों की केवल देखभाल करें। अगर आप प्राइवेट विद्यालय में देखेंगे तो एक प्ले ग्रुप चलता है, तो वही समझिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन क्या है, प्ले ग्रुप वाला। उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को केवल बहकाया जाता है ताकि बच्चे इसमें खेले कूदे रहें, बच्चों का विद्यालय में ठहरा हो। जब ठहरना स्टार्ट कर देंगे
तब तो वो पढ़ना खुद ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे ही। ठीक, इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आपका बनता है पोषाहार योजना। अब देखिए पोषाहार योजना आपका जो है ये आपका 15 अगस्त 1995 को आया था। कब आया था? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील आपका योजना आई थी। तो इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि बच्चों को डेली जब लंच होगा तो उनको भोजन दिया जाएगा। तो भोजन वो भी बदल बदल के भोजन, जैसे किसी दिन जो है खिचड़ी आपका हो जाएगा, किसी दिन आपका जो है सोयाबीन की सब्ज़ी हो जाएगा, किसी दिन आपका जो है दूध हो जाएगा, किसी दिन केला हो जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे करके जो है उसमें आप देखेंगे कि अगर आपकी टीचिंग लगी होगी तो आप जिस विद्यालय में गए होंगे तो मिड डे मील का एक लगा होता है पोस्टर, इस प्रकार कि यहाँ पे दिन रहता है, यहाँ पे कौन सा भोजन है। यहाँ पे दिन रहेगा, जैसे मंगलवार को कौन सा भोजन है, बुधवार को कौन सा भोजन है, शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को कौन सा भोजन, ये सब यहाँ पे अच्छे से जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और कितना भोजन कितना रहता है ये सब पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, हालांकि हम देखते हैं जहाँ पे हमारी टीचिंग लगी थी, एक बार हम विद्यालय में गए थे तो यहाँ पे हम देखे जो है जैसे जो प्राथमिक विद्यालय होता है, तो पहले तो हम तो सोचते थे कि विद्यालय में पैसा आता होगा तो बच्चों को जो है पैसा वगैरह जो है जैसे जो वो दूध हुआ और वो केला हुआ ये सब नहीं देते होंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे जब जाके देखा तो जो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो सारी व्यवस्था किए थे, यानी कि केला आता था तो केला उन लोगों को बँटता था, दूध आता था तो दूध बँटता था, सेब आता था तो सेब बँटता था। यानी जो चीज़ें व्यवस्था की जाती थी जो जिस दिन वो चीज़ें बच्चों को मिलती थी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई देखने को हमें जो मिली। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, आपका लास्ट पॉइंट है, जो कि इसका केवल उद्देश्य है कि विद्यालय की ओर उन्मुख होने वाले बच्चों को तैयार करना, यानी कि बच्चों को कैसे जो है विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है, कैसे बस उनको यह तैयार करना है। ठीक, इस चीज़ के लिए बात की गई है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका आता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और एससीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? यह 1981 में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और एससीईआरटी की स्थापना कहाँ है? ये हर राज्य की अलग अलग है, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। ठीक, और केंद्र की कहाँ है? यहाँ पे न्यू दिल्ली यानी कि दिल्ली में है। ठीक, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक, ये आपका हो जाएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म। और एससीईआरटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या हो जाएगा? स्टेट काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च ट्रेनिंग। ये आपका हो जाएगा एससीईआरटी का फुल फॉर्म। आपका कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ आयोग हैं, ये आपका पूछा जाएगा इसका सन, तो इसको भी याद कर लीजिए। देखिए राधा कृष्णन आयोग कब आया था? 1948 में आया था। यह किस चीज़ के लिए आया था? उच्च शिक्षा में सुधार के लिए आया था। मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 में आपका आया था। हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था। और ऊट की घोषणा पत्र कब आया था? ऊट का घोषणा 1854 में आया था। तथा यशपाल समिति कब आई थी? 1902 से 1992 यहाँ पे होना चाहिए, बना लीजिए 1992 से 93। ठीक, यहाँ पे गलती से 2 लिखा गया है। ठीक है, इसे हम लोग संशोधित शिक्षा नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संशोधित शिक्षा नीति भी कहते हैं। इसके बाद आपका एक है आपका कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग कब आया था? आपका कोठारी आयोग आपका 1964 से 66 में आपका आया था। इसके बाद आपका था एसओपीटी का प्रारंभ कब हुआ था? 1993 से 94 में कराया गया था। इसके बाद आपका एक और आ जाता है कि बुनियादी शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। बुनियादी शिक्षा वह है जो बालक द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर पूर्ति करना या शिक्षा के साथ साथ खुद बालक कुछ काम करके पैसा कमाने लगे, ऐसी शिक्षा देना ही बुनियादी शिक्षा कहलाती है, जो कि यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी।
ठीक, किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अब कैसा? जैसे कि आपका हस्तकला हुआ, मिट्टी के खिलौने हुआ, मछली पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, ये सब क्या है? ये सब आपके एक अलग कौशल हैं जो कि बच्चों के अंदर जो है क्या करना है? बिल्डअप करना है। अध्यापक को महात्मा गांधी जी ऐसा शिक्षा के बारे में बात करते हैं। चाहे आपका कताई बुनाई हुआ, चाहे किसी प्रकार का, यानी कि बच्चा खुद जो है कुछ न कुछ जो है पैसा अर्जित करे ताकि उसको अपना जीव को यापन जो करने में समस्या ज़्यादा ना हो। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो और लोगों के पास शेयर करिए, और लास्ट में इस PDF से आप रिवीजन करते हुए जाइएगा या आप इसको रिवाइज करते हुए इस वीडियो को जाइएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ठीक है, बस केवल आप इसको इतना अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझिए कि आप पास तो हो ही जाएंगे, है ना। टॉप की बात नहीं करते हैं हम, है ना, टॉप की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन पास ज़रूर आप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप जो है अपनी समस्या बता सकते हैं, या इनकार्नेशन क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे PDF डालेंगे, वहाँ से आप अपनी PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट मास्टर क्लास में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एग्ज़ाम दीजिए, पास हो जाएंगे।